आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल सर्जरी के ऊपर। उसका चैप्टर नंबर हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर। लॉन्ग में भी पार्ट बन के आएगा। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आता। चले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके प्राइमरी गोल्स ये लिखे हुए हैं। प्राइमरी गोल्स प्री ऑपरेटिव के क्या होंगे। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कंडीशन की, पेशेंट को असेस करना है, फिर उसकी सारी कंडीशंस को जो छुपी हुई हैं हर तरह से उसको अनकवर करके देखना है, उसके पार्ट्स को, सर्जरी से पहले भी सर्जरी के बाद। प्री ऑपरेटिव रिस्क, कोई इस तरह के हमने रिस्क देखने हैं, डिटरमाइन करने हैं, मतलब जो कंडीशन को स्पेयर ना कर दे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन को मेडिकली हमने ऑप्टिमाइज़ करना, मतलब हमने कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो पहले हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है पेशेंट को, ताकि कोई ऐसा मसला ना हो सर्जिकल के दौरान, या उसको एनेस्थीसिया देना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे रिड्यूस रेट हो जाता है मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का रेट। और हमने नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा प्लान केयर डेवलप करना है प्री ऑपरेटिव, जिससे सर्जिकल जो इंटरवेंशन हमने करनी है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन करनी है पेशेंट की सर्जरी से रिलेटेड, कि उसको एनेस्थीसिया देना, उसको किसी भी किस्म का डर ना हो, उसको पता हो कि एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट है, सर्जरी क्या चीज़ है, और उसकी आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस जो भी है वो भी सारा कुछ उसको बता के, इसके बताने का मकसद मतलब साइकोलॉजिकल ना उसको रेडी करना होता है सर्जरी से पहले, सर्जरी के लिए और आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ताकि उसकी एनजाइटी वगैरह रिड्यूस हो, उसको किसी तरह की कोई डिप्रेशन, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है कि उसकी रिडक्शन, तो जी रिडक्शन कॉस्ट में ये बता रहे हैं कि इतने दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाए कि पेशेंट फुली सेटिस्फाई होकर वहाँ से जाए। नेक्स्ट हमारा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है। जी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का सबसे पहले जो पार्ट हमारे पास आ रहा है हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी, क्लिनिकल एग्जामिन करना है, पार्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसमें ओवरऑल जैसे लेबॉरेटरी टेस्ट है वो करवाने हैं, अब नॉर्मलिटी देखनी है और उसको ऑप्टिमल लेवल तक लेके आना। प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री में जो कंपोनेंट सबसे पहले आ जाता है उसकी करंट कंडीशन देखनी है, मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, पास्ट सोशल फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, फैमिली, सर्जिकल हिस्ट्री, कोई ड्रग्स थेरेपी तो नहीं ले रहा, क्या चीज़ कर रहा है, और एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन वगैरह के पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देंगे तो मतलब कंडीशंस होती है ना कि एनेस्थीसिया देना है, लोकलाइज्ड देना है, जनरल देना है, किस तरह का देना है। सिस्टम को रिव्यू करेंगे जिसमें मेन हमारा सिस्टम सीवीएस और रेस्पिरेटरी होता है, और देखने इन दोनों को देखते हुए फिर एनेस्थीसिया की फिटनेस मेंटेन होती है कि वो कितनी देर तक मेंटेन रहेगा। नीचे हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स आ गए हैं कि कार्डियो, कार्डियो को में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखना है कि उसका एमआई लेवल हमने चेक करना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसका लेस देन 6 वीक मतलब हो गए हैं उसको हुए को। हाइपरटेंशन देखनी है, एरिथमिया देखना है। नेक्स्ट हमने उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखनी है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट लिखे ना, ये हाईलाइट करने का यही मकसद है कि आप जल्दी से समझ लें, आप एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी में उसको अस्थमा तो नहीं है। जीआईटी में हमने हेपेटाइटिस पेप्टिक को देखना है। न्यूरोलॉजिकल में सीवीए, और क्या नाम है साइकाट्रिक इलनेस उसकी देखनी है। रीनल में यूटीआईज वगैरह, एंडोक्राइन सिस्टम देखना है, उसकी प्रीवियस सर्जरी, एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया, मैग्नेसिस, मेडिकेशन देखने हैं। वही बात है पहले वाली रिपीट है। फिजिकल एग्जामिनेशन में बताया कि उसके जितने भी वाइटल साइंस है वो सारे चेक करना है, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर वगैरह। ये वे एग्जामिनेशन में बताया कि उसको मास्क लगाने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। जो हमने इंटूबेशन करनी है, ट्यूब इंसर्ट करनी है, एंडोट्रेकियल करनी है, ओरोफिंजियल करनी है, नेजोट्रेकिया करनी है, किस तरह के लेवल पे करनी है। इस तरह ए वे जो हमने मास्क लगाना है या कोई ट्यूब इंसर्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसको माउथ ओपन करवा के उसके सारे पार्ट्स अंदर से चेक करने। उसके ये कुछ इन्होंने ये सैमसन एंड यंग्स मॉडिफाइड ने मेलापैथी टेस्ट बताया हुआ है, जिसमें इन 4 ग्रेड्स बताए हुए हैं कि इस ग्रेड की तरह हमने उसको मतलब कंडीशन को ग्रेड देना कि किस तरह के। ग्रेड 1 में देखिए सबसे पहले बताया हुआ है, ये सारे ग्रेड 1 2 3 4 बताए हैं कि इस ग्रेड के अंदर बताया कि उसका जो वेल्व है वो भी ये नज़र आ रहा है, पिलर्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये प्रोमिनेंट होल्स भी नज़र आ रहे हैं, और सॉफ्ट बाकायदा इन्होंने अलग अलग इधर लिखा हुआ है कि ग्रेड 1 में सॉफ्ट पिलर फोर्सेज एंड वेल्वा एंड पिलर्स विजिबल है। 2 के अंदर सॉफ्ट पैलेट और वेल्वा नज़र आ रहा है। थर्ड में है कि सॉफ्ट पैलेट है, और फोर्थ में सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये 1 के अंदर है, ये साइड वाले पिलर्स है, ये वेल्वा सारा वाजिया नज़र आ रहा है। नेक्स्ट में है कि इसमें सिर्फ जो सा है वेल्वा और हमारे पास सॉफ्ट है पैलेट है वो नज़र आ रहा है। इधर सिर्फ सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है और इधर साथ
हार्ड पैलेट ओनली सी। नेक्स्ट हमारे पास बताया कि अदर कोई पैरामीटर्स हैं इंटुबेशन जो हमने ट्यूब से इंसर्ट करनी है उसके लिए कोई डिफिकल्ट है तो वो ये तीत का बताया कि लॉन्ग अपर इंसिजनर है या ओवर बाइट का आ रहा है या फिर उसका पेशेंट का जो मैंडिबुलर सी हैं वो प्रोट्रूड नहीं कर रहे और मैक्सिलरी इंसिजनर इंटीरियर आ रहे हैं। ये सारे तीत के वाले से बताया कि इंटीरियर इंसिजनर का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से लेस तो नहीं, वेल्वा विजिबल नहीं है, शेप ऑफ पैलेट का है, मैंडिबुलर स्पेस नॉन कॉम्प्लिकेटेड है और थायरोमेंटल जो सा डिस्टेंस है वो 3 फिंगर से लेस तो नहीं है, नेक शॉर्ट है, थिक है, पेशेंट लेक ऑफ रेंज ऑफ मोशन नेक की। नेक्स्ट सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह आ गई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में ये जो पैराग्राफ ऊपर बताया इसमें यही बताया कि लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने हैं और किस कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, तो टेस्ट नीचे सारे एक्सप्लेन हुए हैं। ब्लड का हमने कंप्लीट टेस्ट करवाना है मेजर ऑपरेशन के लिए, एनीमिया को चेक करने, क्रोनिक डिजीज सिकल सेल ट्रेट के लिए। थर्ड में अकेला इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिनिन का बैलेंस हमने चेक करना जिनसे ओवर एज 60 होती है उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा रीनल की होती है, हार्मोन्स की और सीवीएस की। डायरेटिक्स से कोई मेडिसिन तो नहीं हम वो ले रहे हैं, डायरेटिक्स है, डिजिऑक्सिन है, हाइपरटेंसिव है, एंजियोग्राफी करवानी है उसकी, सॉरी इकोकार्डियोग्राफी जिसे ईसीजी कहते हैं। सेम आगे क्लॉटिंग स्क्रीनिंग हमने करवानी है जिसमें बताते हैं कि उसकी जो ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग का क्लॉटिंग का क्या टाइम है, लीवर डिजीज़ तो नहीं है कोई, चेस्ट के सारे एक्सरे कराने के, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं, कोई कार्डियोमेगाली तो नहीं चल रही, या लंग्स के अंदर कोई सीओपीडी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हों। प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है, फिर देखना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्या उसका डायबिटिक तो नहीं है, तो डायबिटिक के लिए डिफरेंट कंडीशन होती है इंसुलिन वगैरह की। लीवर के टेस्ट करवाने हैं कि उसको जॉन्डिस सिरोसिस वगैरह तो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स जितनी भी हमने देखी हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए, तो सबसे पहले हम सीवीएस का बताने लगे। ये इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इस टेबल के अंदर बता दिए कि मेजर क्लिनिकल प्रेडिक्टर है, इंटरमीडिएट और माइनर को हमने किस तरह मैनेज करना है। पैराग्राफ के अंदर भी वही चीज़ें और इधर टेबल के अंदर टेबल करना तो टेबल कर लें या फिर पैराग्राफ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास वही ये वाला टेबल बताया और टेबल को उसने फर्दर एक्सप्लेन किया, जैसे एमआई का उन्होंने बताया कि एमआई को अगर ऑपरेट से पहले किसी को एमआई हुआ है तो उसको 6 महीने गुजर गए हैं तो ऑपरेट के बाद 5% चांस होंगे, अगर 4 महीने गुजरे हैं तो 10 से 20% चांस होंगे दोबारा होने के, अगर 3 महीने गुजरे हैं तो 20 से 30% चांसेस है उसको कि ऑपरेट के बाद एमआई हो जाए। तो उसके जो इंक्रीजिंग फैक्टर हैं वही है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन वगैरह है। तो ये इन सब कंडीशंस को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, डायबिटिक के लिए वेट ओबेसिटी के लिए वेट लूज़ करना पड़ेगा। एंजाइना का बताया कि एंजाइना के लिए 25% चांसेस होती हैं कि पेशेंट को एमआई हो सके पोस्ट ऑपरेटिव, तो इसके लिए एंजाइना की मेडिसिन नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बताया, तो इसमें यही इसको मैनेज करने के कि इसमें जो सा लोड है ना जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन वगैरह डायरेटिक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, वो हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरटेंशन है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन तो उसके स्टेबलाइज किया जाए ताकि ऑपरेट के दौरान ब्लीडिंग के चांसेस कम हो सके। हाइपरटेंशन की वजह से बीपी शूट अप हो जाता है और वेन्स लीकेज हो जाती हैं। वेल्वर हार्ट डिजीज़ बताई है कि इसके लिए वेल्वर हार्ट डिजीज़ के लिए उसका टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चलता है कि इसको इन्फ्यूजन करवाते हैं, फिर इसकी मैनेजमेंट के लिए INR करवाते हैं। ये एक उन्होंने मेडिकल टर्म बताई हुई है कि ये जब 1.5 से लेस आता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम हेपरिन और वारफरिन देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए। हमने देखना है कि उसको कोई पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ, अगर मोनोपोलोडायथर्मी का पेस मेकर उसको लगा है तो उसमें सर्जरी अवॉइड की जाती है। मीन्स कि जिस पेशेंट के अंदर पेस मेकर लगा है ना ऑपरेट के दौरान मोनोपोलोडायथर्मी हम नहीं यूज़ कर सकते, उस पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास अनीमिया का बता दिया, वही कि अनीमिया को हमने कंट्रोल करना है सप्लीमेंट्स के ज़रिए, न्यूट्रिशन के ज़रिए और आयरन के ज़रिए। रेस्पिरेटरी उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उसके सारा हमने ये जो सा लंग वॉल्यूम्स वगैरह हमने उसके चेक करने पे उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट उसकी कोई एस्थमेटिक कंडीशन है जो अस्थमा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, उसके ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर्स वगैरह इंस्टेंट इन्हेलर जो से हम यूज़ करते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट है कि हमने स्मोकिंग को अवॉइड करना है ऑपरेट से पहले और ऑपरेट के दौरान, क्योंकि ये एक लिथल कंडीशन काज करवाता है। पेशेंट को नहीं पता होता कि स्मोकिंग क्या इफेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव भी और पैसिव भी। जैसे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल की जो कंजप्शन होती है ना उसको रिड्यूस करें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है स्मोकिंग के अंदर, रिड्यूस द ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। निकोटिनिक
इंक्रीज लेवल हो जाता है जो सिगरेट के अंदर, उसकी वजह से हार्ट रेट और पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा, पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शन करता है कि इलेक्टिव सर्जरी, मतलब जो एडवांस हमने सर्जरी, अच्छा वो बता, इन्फेक्शन स्टेज में उसने कहा कि इलेक्टिव सर्जरी हम करवाएंगे। इलेक्टिव सर्जरी का एडवांस हमने उसकी कंडीशन को ऑप्टिमल लेवल पे लाने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी या फिर फिजियोथेरेपी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास उसको कोगुलेशन के कोई डिसऑर्डर, थ्रोम्बोफिलिया तो नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग का, तो उसके लिए हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर वो पिल ले रही है तो वह एम्बोलिज्म के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते थे, इसलिए उसको स्टॉप कर देना चाहिए। एंटीकोगुलेंट में ये बता दिया है कि हेपरिन वारफरिन ने जो सी है वो स्टॉप करवा देनी है सर्जरी से पहले। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाती हैं। हीमोफीलिया की जो डेफिशिएंसी होती है उसको मेंटेन करने के लिए इन्फ्यूजन करवानी है ताकि जो हीमोस्टेटिक लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस को भी मेंटेन किया जाता है, मतलब ये जो से लंग की सॉरी लीवर की कंडीशन उनको मेंटेन किया। हेपेटोरिनल शट डाउन करवाते हैं, डायस्टेसिस, ब्लीडिंग, डायस्टेसिस करवाया, कोलेंजाइटिस का डिफरेंट कंडीशंस इन्होंने बता दी। होता है कि विटामिन के की डिपेंडेंट, मतलब जो उनसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बने उसकी डेफिशिएंसी को, जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बने उनको मेंटेनेंस के लिए, मतलब लीवर की प्रॉब्लम है ना, तो लीवर की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अवॉइड करना हमने रीनल शट डाउन जो हो जाता है उससे एडिक्यूट हाइड्रेशन को मेंटेन करना ताकि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स ना डेवलप हों। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन कौन से है, तो सबसे पहले मेन जो है डायबिटिक पेशेंट में आपको पता है कि ग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, जिसकी वजह से सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस उसकी बोन की हीलिंग नहीं होती, सीवियर प्रॉब्लम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, तो इस कंडीशन को मॉनिटर करना है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया है कि जो हाइपोग्लाइसीमिक का पेशेंट है उसमें स्पेयर ब्रेन इंजरी हो सकती है, कोमा जो उनसे हाइपोग्लाइसीमिक है ना, ये ऑपरेट के दौरान ठीक नहीं होता, इसमें जो ब्रेन इंजरी, कोमा और डेथ होने के ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले हमने देखना है, उसको हमने लिस्टेड करना है, फिर नेक्स्ट उसकी जो डोज है उसको हमने स्टॉप करवाना है, जो मॉर्निंग में वो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दे रहे हैं, फिर रेगुलर चेकअप करना है, फिर इंटरवेनस कैनुला जो हमने मतलब सर्जरी के दौरान लगाते हैं उसमें डेक्सट्रोज स्लाइन मिक्सचर डालना ताकि हाइपोग्लाइसीमिक की जो मोर डेंजरस कंडीशन है वो ना हो। लेकिन एंड पे उन्होंने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो उसको भी मेंटेनेंस का लेवल बताया हुआ है कि किस तरह हमने ऑपरेट से पहले उसको तैयार करना है, कि एक दिन पहले जब करेंगे तो उसको भी लिस्टिडिफाई करना है, फिर उसकी जो सी इंसुलिन है रात के टाइम अगर वो ले रहा है तो उसको स्टॉप करना है, फिर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना है मॉर्निंग के अंदर ताकि ऑपरेट के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। जो नॉर्मल इंसुलिन की डोज है वो अभी नहीं देनी। नेक्स्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड बताए हुए हैं कि किस तरह हमने इंसुलिन वगैरह देनी है। इंसुलिन के साथ उन्होंने नीचे ये भी हाईलाइटेड पॉइंट जो मैंने किया हुआ है ये बता दिया कि पोटेशियम को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हाइपोकैलेमिक एक कंडीशन करती है। पोटेशियम में इसलिए दी जाती है ताकि जो हमने इंसुलिन स्टॉप करवाई होती है ना वो बाद में ऑपरेशन के बाद जब स्टार्ट करें तो उसके मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट पेशेंट टेकिंग अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ये लिखा हुआ है कि थेरेपी ले रहे हैं ना, तो जो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बनता है ना एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, वो नहीं फिर नॉर्मल बन सकता, जो 30 mg के बराबर बनता है हमारी बॉडी नेचुरल प्रोड्यूस, वो फिर बनना छोड़ देता है, इसलिए फिर उसकी वजह से एड्रीनल सुप्रेशन हो जाता है, एड्रीनो कॉर्टिकल इंसफिशियंसी हो जाती है। थायराइड टॉक्सिकोसिस जाके थायराइड का ऑपरेट करने से पहले जो सी है थायरॉक्सिन वगैरह की क्या मेंटेनेंस है उसको किस तरह देना है ताकि कंडीशन वर्जन ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास ये बताया कि कार्बिमाजोल जो से 30-40 mg ड्रग की चॉइस है प्रिपरेशन यू थायराइड के लिए। ये सारी कंडीशंस को मेंटेन करके उसकी लास्ट जो सी डोज है वो हमने इवनिंग में देनी है। सर्जरी के बीटा ब्लॉकर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता ग्लैंड के अंदर अगर हम बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं। ये जो कार्बामीजोल का बताया हुआ है ये बताया कि रैपिड कंट्रोल करता है, और क्या नाम है ये जो पेरिफेरल लेवल पे मतलब जाके T4 की T3 के अंदर कन्वीजन होता है उसको मेंटेन करता है। नीचे नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको मेंटेन करना ताकि शॉक की, हाइपोटेंशन की, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेल वेंटिलेशन की कंडीशन है, जो मैक्सोडीमा की कंडीशन है वो कोमा काज करवा सकती है।
सो इसलिए इसको लीवोथायरॉक्सिन जो सी मेडिसिन है वो हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन का होता है कि डिहाइड्रेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। अगर पेरिटोनियम को इन्फ्लेशन है, पेरिटोनाइटिस है, उसकी वजह से भी होता है। रीनल फेलियर में कि इंट्राऑपरेटिव हाइपोटेंशन का इनएडिक्यूट फ्लूइड जोन से है वो भी करवा सकते हैं। डायलिसिस अगर 24 आवर्स हुआ है तो उसको हमने कर लेना है। मतलब डायलिसिस पे पेशेंट है ना तो 24 आवर्स पहले हमने डायलिसिस कर लेना है। नेक्स्ट ओबेसिटी का बताया कि ओबेसिटी जून सी है, इसकी वेट की वजह से अगर अब्डोमिनल ऑपरेट हो रहा है तो ये हर्निया अम्बिलिकल या पैरा अम्बिलिकल हर्निया काज करवा सकता है। ओबेसिटी रिड्यूस करनी चाहिए। प्री ऑपरेटिंग फास्टिंग का ये पर्पज़ है कि जिनसे एस्पायरेशन होती है, एस्पायरेशन कहते हैं एसोफेजियम में हमने जो खाना खाया होता है वो रिगर्जिटेशन करके ऊपर आ जाता है, तो उसके रिगर्जिटेशन एस्पायरेशन होने के चांसेस है, या वो फिर लंग्स इसोफेजियल कंटेंट हमारा लंग्स के अंदर चला जाए तो ये हमारे पास है एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस करवा देता है, लंग्स की इन्फेक्शन काज करवा देता है। तो उसके लिए 2 रूल्स इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन के अंदर क्या है और अडल्ट के अंदर क्या है। तो जी ये हमारे पास 2-6 रूल बताया हुआ है। ये हमने 2-6 रूल अडल्ट के अंदर अप्लाई करना है कि अगर 2 घंटे पहले हमने मतलब ऑपरेट से 2 घंटे पहले कुछ लेना है तो वो हम लिक्विड मटेरियल लेंगे, जैसे वाटर ले सकते हैं। और अगर 6 घंटे पहले तो कोई सॉलिड मटेरियल मिल्क या मिल्क कंटेनिंग जो सी ड्रिंक्स है वो हम ले सकते हैं। और नीचे बता दिया कि थर्ड पॉइंट में कि जो एस्थेटिक टीम है वो कंसीडर करते हैं कि रीगर्जिटेशन और एस्पायरेशन वही जो मैं पहले बता चुकी हूँ उसके चांसेस कम हो जाए। तो अगर चिल्ड्रन में रूल अप्लाई करें तो 2-4-6 रूल है। अगर 2 घंटे पहले देना है तो कोई पानी वाली चीज़ दे देंगे, अगर हम 4 घंटे पहले देना है तो कोई ब्रेस्ट मिल्क या इस तरह कम मिल्क की फार्मूला दे देंगे। और 6 आवर्स में वही कि उसको काऊ मिल्क वगैरह दे सकते। सॉलिड मटीरियल में ऐसा जो ये हो गया हमारा अडल्ट और चिल्ड्रन का जो फास्टिंग रूल है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर।